नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MJ12 हिंदी के पूरे सिलेबस के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों तथा उसके उत्तरों को मिस कह सकते हैं दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, जिसमें से हम लोग मेजर 12 हिंदी के पूरे वीवीआई क्वेश्चनों को और उसके उत्तरों को जानने वाला है ना। और इस प्रकार से आपको उत्तर बताए जाएंगे दोस्त कि जीवन में आप कभी इसको भूलोगे नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से वीवीआई क्वेश्चनों की तैयारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत में करवाई गई है और कौन से वीवीआई क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो पहला क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा प्रस्तुत करें। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा प्रस्तुत करें। यही क्वेश्चन को अथवा में पूछ सकता है दोस्त कि हिंदी आलोचना क्या है, इसके विशेषताओं को स्पष्ट करें। मीन्स कह सकते हैं कि ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, आपको वही उत्तर बताना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करवा दिया है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्त, हिंदी आलोचना के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी आलोचना के उद्भव व विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। और यही क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ सकता है कि आचार्य शुक्लपूर्व आलोचना पर विश्लेषण प्रस्तुत करिए, या तो आचार्य शुक्लयुगीन हिंदी आलोचना पर प्रकाश डालिए, या फिर आचार्य शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये चारों में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है दोस्त तो ये चारों क्वेश्चन एक ही है, क्योंकि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास के अंतर्गत ही ये सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको वही आंसर लिखना है जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया हूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा आलोचना क्या है, साहित्यिक आलोचना के विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चौथे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा हिंदी आलोचना की परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करिए या तो वर्णन करिए। यह आपका चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मेरे दोस्त पांचवा में मैं आपको बताऊंगा हिंदी आलोचना की ऐतिहासिक विकास यात्रा की समीक्षा करिए। यह आपका पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद छठे क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालिए। यही क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक पद्धति का मूल्यांकन करिए, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालिए, या तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें, है ना। किसी भी कवि के बारे में अगर आपको पूछे तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा प्रस्तुत करें। तो आज का प्रश्न हमारा है हिंदी आलोचना की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। प्रश्न क्या दोस्त कि हिंदी आलोचना की परिभाषा दीजिए तथा उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताइए, ठीक है। यही क्वेश्चन दोस्त आपको ऐसे पूछ सकता है हिंदी आलोचना क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करिए। मैं सीधा तरीके से देखें तो क्वेश्चन हम लोग को यही पूछा है कि हिंदी आलोचना किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए तथा इसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है उसके बारे में बताइए। तो चलिए मेरे दोस्त सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हिंदी आलोचना किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अगर हिंदी आलोचना का, तो हिंदी का मतलब तो सब जानता है, ठीक है, लेकिन आलोचना का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि बुराई करना होता है, जबकि आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता है। आलोचना का मतलब निरीक्षण करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कहानी लिखा है ना, तो मैं क्या करूंगा उसका निरीक्षण करूंगा कि इस कहानी में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कहाँ गलत है और क्या चीज सुधार होना चाहिए। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोचना, है ना। तो सबसे पहले दोस्त लिखिएगा परिचय। क्या लिखिएगा? परिचय। और परिचय में लिखिएगा इस प्रकार से कि लोग अक्सर सोचते हैं कि आलोचना का मतलब किसी का बुराई करना, लेकिन यह गलत है। आलोचना का सही अर्थ होता है रचना की अच्छाइयों को बताना। जो भी आपने रचनाएं किया है, जैसे कहानी लिखा है, कविता लिखा है, नाटक लिखा है, जो भी रचना किया है उसकी अच्छाई को बताना, ठीक। दूसरा, जहां कमी है वहां सुधार का सुझाव देना। फिर तीसरा है पाठक और लेखक दोनों को सही दिशा दिखाना कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना
चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं, आलोचना। इसलिए कहा है कि इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि आलोचना का काम केवल निंदा करना नहीं, मीन्स बुराई करना नहीं, बल्कि साहित्य के में जो भी कहानी है, कविता है, उसके सौंदर्य और महत्व को समझाना है। किसका मतलब, तो आलोचना का मतलब। ठीक है, अब कह रहा है अर्थात कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य को समझने और सही रूप से परखने के लिए आलोचना बहुत जरूरी है। मीन्स क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य, मीन्स हिंदी में जो साहित्य लिखे जाते हैं, जो कहानी हो, कविता हो, जो भी चीज़ें हो, उसको समझने के लिए और परखने के लिए, जांचने के लिए आलोचना क्या है, बेहद आवश्यक है। ठीक है, कह रहा है कि आलोचना का मतलब साहित्यिक रचना की अच्छाइयों और कमियों को पहचानना और उसकी राय देना है। क्या कह रहा है, आलोचना का मतलब क्या होता है, तो आलोचना का मतलब होता है साहित्यिक रचना, जो साहित्य है, उसकी अच्छाइयों और कमियों को पहचानना और उसको क्या करना, सही राय देना, ताकि वो और भी बेहतर हो सके। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दोस्त हम लोग को ऐसे कहा था कि हिंदी साहित्य या तो हिंदी साहित्य आलोचना की क्या करिए, परिभाषा दीजिए। तो कह रहा है आलोचना शब्द का अर्थ है सोच समझकर किसी रचना के गुण दोष पर राय देना। यही चीज मैंने ऊपर बताया आपको कि आलोचना का अर्थ होता है किसी साहित्य को सोच समझ के, किसी साहित्य के ऊपर सोच समझ करके उसके गुण और दोष के बारे में बताना कि आखिर उसमें क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष है, क्या क्या सुधार होना चाहिए। इसको सरल शब्दों में, आसान भाषा में हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी साहित्यिक रचना का सोच समझ करके मूल्यांकन करना ही आलोचना है। किसी साहित्यिक रचना का, कोई कहानी, कोई कविता को सोच समझ करके, उसको पढ़ के, उसको समझ के उसका मूल्यांकन करना, जांचना ही क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, और जो दोष है उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर आलोचना किसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से आलोचना का सही अर्थ क्या होता है, तो वे कहते हैं कि आलोचना का काम साहित्यिक रचनाओं के सौंदर्य को समझना और उसका सही मूल्य बताना है। वे क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं कि आलोचना का सही काम जो होता है ना, वो साहित्यिक रचनाओं के सौंदर्य में उसमें जो गुण और दोष है उसको समझना और उसका सही मूल्य बताना कि क्या इसका महत्व है। ये किसका काम है, तो आलोचना का। ठीक है, ये कौन का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब बातें यहाँ पे आती है मेरे दोस्त कि हिंदी आलोचना का विकास कैसे कैसे हुआ, आखिर इसका शुरुआत कैसे हुआ, है ना। तो कहा जाता है कि हिंदी आलोचना का इतिहास जो है ना वो बहुत पुराना है। किसका, हिंदी आलोचना का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। कैसे, तो कह रहा है कि पहले के समय में भक्ति काल के कवियों ने एक दूसरे की रचनाओं पर राय दिया। पहले के समय में क्या हुआ था, जब भक्ति का चल रहा था तो भक्ति काल के जो कवि थे उसने क्या किया था, एक दूसरे के रचनाओं पर, जैसे मान लीजिए ये मेरा कविता है, ये किसी और कवि का कविता है, ठीक है, तो मैंने इसके कविता पर राय दिया और इसने मेरे कविता पर राय दिया कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, ये ठीक है, वो गलत है ना। तो ये कब हुआ था, भक्ति काल के दौरान। ठीक, उसके बाद कह रहा आधुनिक आलोचना की शुरुआत जो है ना 19वीं सदी में हुआ। आधुनिक आलोचना की शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में हुआ, 19वीं सदी में हुआ। कब, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से। ठीक है, आगे कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण बताया। किसको, आलोचना को। ठीक है, फिर आगे कह रहा है बाद में नामवर सिंह, रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों ने क्या किया, इसे और भी आगे बढ़ाया। किसे, आलोचना को। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसके विकास को भी देखा कि आखिर किस प्रकार से इसका विकास हुआ था, कैसे इसका शुरुआत हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा। अब क्वेश्चन हमारा ऐसे कहा था दोस्त कि हिंदी आलोचना की विशेषताओं को बताइए। क्या बताइए, हिंदी आलोचना के विशेषताओं को, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया कि हिंदी आलोचना की पहली जो विशेषता है ना वो वस्तुनिष्ठता है।
ठीक है, मतलब आपको निष्पक्ष रहना, किसी के पक्ष में जाना नहीं है। ठीक है, और जो सही है वो सही कहना है, जो गलत है वो गलत कहना है। वही कह रहा है हिंदी आलोचना का मुख्य गुण यह है कि किसी रचना का मूल्यांकन व्यक्तिगत पसंद या नापसंद से नहीं करती। ठीक है, ये क्या करती है, तो इसमें आलोचक को रचना के साथ न्याय करना होता है। जो आलोचक होता है, जो जांचने वाला होता है, ठीक है, उसको जो है रचना के साथ न्याय करना होता है और एक ही चीज़ पे तटस्थ रहना होता है। जैसे मान लो कि हाँ ये गलत है ना, तो ये गलत ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये सही हो जाएगा सो। ठीक है, वही कह रहा है कि इसमें जो आलोचक होते हैं, जो जांचने वाले होते हैं, उसको रचना के साथ न्याय करना होता है और उसको एक ही बात पे तटस्थ रहना होता है। ठीक है, दूसरा इसका विशेषता है तर्कपूर्ण विवेचना। कह रहा है कि आलोचना केवल प्रशंसा या निंदा नहीं है। आलोचना का मतलब सिर्फ प्रशंसा करना या तो निंदा करना नहीं होता है, बल्कि यह रचना के प्रत्येक पहलू जैसे कि भाषा, शैली, भाव, विचार, संरचना सभी का जो है ना तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है। हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। मान लीजिए एक कविता है, ठीक है, अब एक कविता में जांच करिएगा तो क्या जांच करिएगा, उसके भाषा को, उसके शैली को, उसके भाव को, उसके विचार को, उसकी संरचना को, हर चीज़ जांचिएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आलोचना कहते हैं। ये जो है इसका दूसरा विशेषता है। फिर बात करते हैं अगर इसके तीसरे विशेषता का दोस्त, तो तीसरा विशेषता है सौंदर्य बोध। क्या है, सौंदर्य बोध। कह रहा है आलोचना का कार्य रचना में निहित सौंदर्य को पहचानना और पाठक के सामने प्रस्तुत करना। क्या कह रहा है, आलोचना का सही कार्य जो होता है ना, वो क्या होता है, तो रचना में निहित जो भी कहानी, कविता है, ठीक है, जो भी नाटक है, उसमें क्या अच्छाई है उसको जनता के सामने क्या करना, प्रस्तुत करना, पाठक के सामने जो पढ़ रहा है उसके सामने प्रस्तुत करना, है ना। कह रहा है यह बताती है कि रचना हमें क्यों अच्छी लगती है। ये जो है ना हमें बताता है कि आखिर ये रचना में क्या खास है, क्या खूबी है और उसमें कौन सी कलात्मकता है। ठीक है, फिर चौथा इसका विशेषता है दोस्त मार्गदर्शन। ये जो है ना मार्गदर्शन भी कराता है। कैसे, कह रहा है आलोचना केवल रचना को समझने में ही मदद नहीं करती बल्कि रचनाकारों को भी मार्गदर्शन देता है। देखिए ये क्या करता है, आलोचना जो है ना सिर्फ रचना को समझता नहीं है, सिर्फ लोगों को समझाता नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि आगे हम लोग को किस प्रकार की रचना करनी चाहिए, है ना। वही कह रहा है अच्छे आलोचक साहित्य में के भावी विकास की दिशा तय करने में मदद करते हैं। मीन्स अच्छे आलोचक जो होते हैं, ठीक है, जो जांचने वाले होते हैं, वो साहित्य की भविष्य में किस प्रकार से विकास हो उसकी दिशा तय करते हैं, उसके दिशा के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा चौथा विशेषता हो गया। फिर मेरे दोस्त बारी आती है इसके पांचवें विशेषता का। तो पांचवा विशेषता है गुण दोष का संतुलित मूल्यांकन। इसमें गुणों का भी और दोष का भी मूल्यांकन किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गुणों के बारे में बताया जाएगा, या तो ऐसा नहीं सिर्फ दोष के बारे में बताया जाएगा, दोनों चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो वही कह रहा है आलोचना का उद्देश्य केवल दोष निकालना नहीं होता, यह रचना की अच्छाइयों और कमियों दोनों को संतुलित ढंग से क्या करता है, सामने रखता है। मीन्स इसके अच्छाई को भी और इसके बुराई दोनों के बारे में बताता है। फिर बारी आती है इसके छठे पॉइंट का, मीन्स छठे विशेषता का, जो है समाज और जीवन से संबंध। क्या है, समाज और जीवन से संबंध। कह रहा आधुनिक हिंदी आलोचना का मानना है कि साहित्य समाज का दर्पण है। मीन्स आधुनिक हिंदी आलोचना जो है उसका मानना है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। मीन्स साहित्य जो है, जो भी हिंदी कहानी, कविता है, वो समाज के बारे में दर्शाता है, समाज के लोगों के बारे में, समाज के समस्याओं के बारे में दर्शाता है। मीन्स समाज का आईना है ये। ठीक है, इसलिए आलोचना यह देखती है कि रचना समाज, संस्कृति और जीवन मूल्यों से कैसे जुड़ी हुई है। इसलिए जो आलोचक होता है, जो चेक करने वाला होता है, जो जांचने वाला होता है, वो ये भी देखता है कि जो साहित्य है वो समाज से, समाज की संस्कृति से और वहाँ के जीवन मूल्यों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर जुड़ा हुआ है तो वो ठीक है, अगर जुड़ा हुआ नहीं है फिर वो कोई मतलब नहीं हुआ। फिर सातवां इसके विशेषता है भविष्य निर्माण में भूमिका। ये क्या करता है, भविष्य में साहित्य के निर्माण में भूमिका निभाता है। कैसे, कह रहा आलोचना साहित्य के विकास की दिशा निर्धारित करती है। आलोचना क्या करती है, साहित्य के विकास की दिशा, कि आखिर साहित्य कैसे विकास करेगा, क्या गलतियां हैं इसमें, क्या सुधार किया जाना चाहिए और क्या सुधार होने से ये विकास करेगा।
कह रहा है यह बताती है कि आगे किन विषयों पर रचना होनी चाहिए। कौन बताता है? तो आलोचना जो है ना ये बताता है कि आगे जो है ना कौन से विषय पर रचना होना चाहिए, कौन से विषय खराब है, कौन सा विषय अच्छा है, कौन सा विषय पे ज़्यादा भविष्य में बेहतर करने की संभावना है। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे दोस्त हम लोगों ने इसकी जो विशेषताएं हैं इसको बेहतर तरीके से जाना। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में दोस्त हम लोग को वही कहना है जो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऊपर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो यही पढ़ा कि हिंदी जो है, हिंदी आलोचना जो है वो साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आलोचना नहीं रहेगा, ठीक है, तो हिंदी साहित्य का पहचान कैसे होगा कि वो सही है कि गलत है। इसलिए हिंदी आलोचना साहित्य के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आगे कह रहा है कि यह हमें बताती है कि कोई रचना क्यों अच्छी है या कहाँ कमजोर है। कौन बताता है? तो हिंदी आलोचना बताता है, मीन्स आलोचना बताता है कि आखिर कोई रचना जो है, कोई साहित्य जो है वो क्यों अच्छी है। मान लीजिए हमको ये कहानी अच्छा लगा, तो ये कहानी क्यों अच्छा है उसके बारे में। और मान लीजिए अगर ये कहानी खराब लगा तो ये कहानी कहाँ खराब है उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बारे में बताता भी है। कह रहा है आलोचना का उद्देश्य लेखक को गिराना नहीं बल्कि साहित्य को बेहतर बनाना है। और आलोचना जब किया जाता है, जब उसका निरीक्षण किया जाता है, तो उसका निरीक्षण का मतलब ये नहीं है कि लेखक को गिराया जाए, मीन्स उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि उस साहित्य को जो है बेहतर बनाया जाए, है ना। और इसी तरह आलोचना साहित्य के विकास में सहायक बनती है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न को आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो आज का प्रश्न हमारा है हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। प्रश्न क्या है कि हिंदी आलोचना के उद्भव के बारे में बताइए और विकास के बारे में कि आखिर हिंदी आलोचना जो है उसका उदय कैसे हुआ, ये कैसे आया और कैसे कैसे इसका विकास हुआ उसके बारे में बताइए। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग को हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर हिंदी आलोचना किसको कहते हैं। क्या जानना पड़ेगा कि आखिर हिंदी आलोचना किसको कहते हैं। अगर हिंदी आलोचना को समझेंगे तभी हम लोग इसके उद्भव और विकास के बारे में समझ पाएंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए हिंदी आलोचना का, किसका, हिंदी आलोचना का, तो आलोचना मतलब होता है बुराई करना। आलोचना मतलब क्या होता है, बुराई करना। लेकिन यहाँ पे जो है आलोचना का मतलब चेंज हो जाता है। आलोचना का मतलब क्या होता है, तो देखिए कहा जा रहा है कि जब हम किसी साहित्यिक रचना मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कोई कहानी, कविता या तो नाटक, ठीक है, कह रहा है कि जब हम किसी कहानी, कविता या नाटक के गुण और दोषों को सही तरीके से जांच पड़ताल करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कहानी है तो उसके गुण के बारे में हम लोग जांच करेंगे कि क्या ये सही है कि गलत है, इसमें क्या गलतियां हैं, क्या क्या सुधार होना चाहिए, है ना, क्या ये हमारे समाज के लिए ठीक है। तो इस प्रकार से जांच पड़ताल करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं, आलोचना। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि हिंदी आलोचना किसको कहते हैं, तो आपको कहना है दोस्त कि जब हम किसी साहित्यिक रचना के गुण और दोषों के बारे में सही से जांच पड़ताल करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, आलोचना कहते हैं। ठीक है, इसको आसान शब्दों में इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं कि जब हम किसी कविता, कहानी, नाटक या तो लेख को ध्यान से पढ़ करके यह बताते हैं कि उसमें क्या अच्छा है, क्या कमी है और उसका अर्थ क्या निकलता है, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं, आलोचना। ठीक है, यहां तक आप एकदम क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर हिंदी आलोचना किसको कहते हैं, है ना। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि हिंदी आलोचना की परिभाषा बताइए। क्या बताइए, हिंदी आलोचना की परिभाषा बताइए। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्त कि जब कोई विद्वान या तो पाठक किसी लेखक की रचना को ध्यान से पढ़ करके यह बताता है कि उसमें क्या अच्छी बातें हैं और क्या कमियां हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। ठीक है, मिस वही कह रहा है कि जब कोई लेखक या तो विद्वान या तो पाठक, मिस पढ़ने वाला, है ना, किसी लेखक की रचना, मिस कहानी, कविता, नाटक या तो लेख को, निबंध को पढ़ करके ये बताता है
कि उसमें उस निबंध में क्या क्या अच्छी बातें हैं, उस कहानी में क्या क्या अच्छी बातें हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं, आलोचना। ठीक है, वैसे अगर हम लोग आलोचना की बात करें तो आलोचना का मतलब सीधा मतलब होता है बुराई करना। आलोचना का सीधा मतलब क्या होता है, बुराई करना, लेकिन यहाँ पे आलोचना का मतलब चेंज हो गया है। आलोचना का मतलब आप देखिए कि उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि आलोचना का काम केवल निंदा करना नहीं होता है। मीन्स आलोचना का काम सिर्फ बुराई करना नहीं होता है, बल्कि रचना की गहराई से जांच पड़ताल करना होता है। ठीक है, मीन्स वो जो रचना है, वो जो कहानी है, वो जो कविता है, ठीक है, उसका जांच पड़ताल करना है ना, कि इसमें क्या क्या सही बातें हैं और क्या क्या गलत बातें हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। कह रहा है इससे हमें साहित्य को समझने में आसानी होती है। ठीक है, इससे हम लोग हिंदी साहित्य को जो है ना, कविता को, कहानी को जो है ना, बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं, है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि हिंदी आलोचना की शुरुआत बताइए। मीन्स हिंदी आलोचना के उद्भव के बारे में बताइए कि इसका शुरुआत कब से हुआ, है ना। तो कहा जाता है कि हिंदी आलोचना की सीधी शुरुआत जो है ना, वो आधुनिक युग से मानी जाती है। मीन्स हिंदी आलोचना का शुरुआत जो है वो आधुनिक युग से माना जाता है, लेकिन इसका जो जड़ है वो भक्ति काल और रीति काल में भी दिखाई देता है ना। ऐसे लोग मानता है कि इसकी शुरुआत जो है आधुनिक युग से हुआ, लेकिन इसका जो मेन शुरुआत है वो भक्ति काल और रीति काल से हुआ, है ना। कहा जाता है दोस्त कि उस समय कुछ संत कवियों और विद्वानों ने दूसरी रचनाओं पर टीका टिप्पणी किया था। मीन्स क्या कह रहा है कि उस समय भी कुछ ऐसे संत लोग थे, कुछ ऐसे कवि लोग थे, कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने दूसरे कवियों, दूसरे लेखकों की रचनाओं पर क्या किया था, टीका टिप्पणी किया था। मीन्स बताया था कि ये इसमें क्या गलत है और क्या सही है, जो आलोचना का पहला रूप माना जा सकता है ना। ये क्या था, आलोचना का पहला रूप था। मीन्स कह सकते हैं कि यहां से आलोचना की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो रियलिटी माना जाता है, जो सच्चाई माना जाता है, वो है आधुनिक आलोचना की शुरुआत, है ना। और इसमें कहा गया दोस्त कि हिंदी में साहित्यिक आलोचना की असली शुरुआत जो है ना, भारतेंदु युग से होती है। मीन्स हिंदी साहित्य में आलोचना की जो असली शुरुआत मानी जाती है वो भारतेंदु युग से मानी जाती है। कब से, भारतेंदु युग से, जो 1870 के बाद आई थी। कहा जाता है दोस्त कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ नाटक और कविताओं की समीक्षा की थी, जिससे आलोचना के परंपरा को दिशा मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया था, कुछ नाटक और कविताओं की समीक्षा किया था, जांच पड़ताल किया था, और यहीं से जो है आलोचना की परंपरा जो है ना शुरू होती है। कहा जाता है कि उन्होंने रचनाओं की भाषा, विषय और शैली की बात किया। उन्होंने बताया था कि ये जो रचना है उसमें से भाषा किस प्रकार से यूज किया गया है, इसका विषय क्या है, और इसमें किस प्रकार की शैली का उपयोग किया गया है, और क्या ये जो भाषा है, जो विषय है और जो शैली है वो ठीक है कि नहीं है। आगे कहा जाता है कि इसके बाद बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को मजबूत आधार दिया। मीन्स भारतेंदु जी के बाद जो है यहाँ पे कौन कौन आए, तब बालमुकुंद गुप्त आए, प्रताप नारायण मिश्र आए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए, है ना। इन्होंने आलोचना को जो है ना क्या किया, मजबूत आधार दिया, मीन्स बेस प्रदान किया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी आलोचना का विकास, हम लोगों ने ये समझा कि उसका उद्भव कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, लेकिन हिंदी आलोचना का विकास, इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। तो कहा जाता है कि हिंदी आलोचना का विकास मेरे दोस्त धीरे धीरे 4 प्रमुख चरणों में हुआ था। कितने, 4 प्रमुख चरणों में हुआ था, जिसमें से पहला हमारा माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग। कहा जाता है दोस्त कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना का पिता कहा जाता है। किसको, रामचंद्र शुक्ल को जो है ना हिंदी आलोचना का पिता कहा जाता है। उन्होंने साहित्य को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक और निबंध को जो है ना इतिहास के दृष्टि से देखा। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा। किन्होंने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखा था। कहा जाता है दोस्त कि उनका मानना था कि साहित्य समाज से जुड़ा होना चाहिए। किनका मानना था,
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि साहित्य जो है ना वो समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन्होंने रचनाओं की सामाजिक उपयोगिता को मुख्य मापदंड बनाया। क्या कह रहा है, उन्होंने क्या किया, तो रचनाओं की सामाजिक उपयोगिता को मुख्य मापदंड बनाया, मीन्स समाज को जो है ना इसमें से आधार बनाया। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो कहा जा रहा है कि साहित्य को समाज से जोड़ना। इन्होंने क्या किया, तो अपने युग में साहित्य को जो है समाज से जोड़ा। ठीक है, उसके साथ साथ रचना की गहराई से जांच, जो भी रचनाएं होती थी, जो भी कविता लिखा जाता था, जो भी कहानी लिखी जाती थी, उसकी वो जांच पड़ताल करते थे गहराई से कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या सुधार नहीं होना चाहिए, हर चीज को ये क्या करते थे, जांच करते थे। फिर मेरे दोस्त उसके बाद आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का युग, है ना। अब कहा जाता है कि शुक्ल जी के बाद जो है ना आलोचना में एक नया मोड़ आया था। वो मोड़ क्या था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचना को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने रचना के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्षों पर ध्यान दिया। उन्होंने रचना पे जो है ना सांस्कृतिक पक्ष दिया, मीन्स संस्कृति पे ध्यान दिया, है ना। कहा जाता है दोस्त उदाहरण के लिए कि कबीर जी पर जो है ना उनकी पुस्तक कबीर बहुत प्रसिद्ध है। मीन्स उन्होंने एक किताब लिखा था किसके ऊपर, कबीर जी के ऊपर। ठीक है, और यह जो पुस्तक है वो क्या है, काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है दोस्त कि इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये क्या करते थे, तो रचना के भीतर छिपे भावों को समझते थे। मीन्स जो कहानी है, जो कविता है, उनके अंदर जो भावना है उसको वो समझते थे। ठीक है, और समझाते थे। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, मीन्स वे अपने रचना में जो है वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी जोड़ते थे। मीन्स हमारे संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए बातों को भी जोड़ते थे। तीसरा कह रहा है कि सरल और सुंदर भाषा, ये जो है अपनी रचनाओं में सरल और सुंदर भाषा का उपयोग किया करते थे, है ना। नेक्स्ट हमारे आते हैं दोस्त डॉक्टर नामवर सिंह का युग। तीसरा जो युग आता है वो किसका युग आता है, डॉक्टर नामवर सिंह का युग। अब कहा जाता है कि नामवर सिंह ने आलोचना को एक नया दिशा दिया। इन्होंने क्या किया, आलोचना को एक नया मतलब विकास किया, नया युग लेके आया ये, है ना। कहा जाता है कि उन्होंने रचना का मूल्यांकन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, तो देखिए आगे कहा गया कि उनके अनुसार साहित्य को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव और संघर्ष से जोड़कर देखना चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि साहित्य को सिर्फ भावना से नहीं जोड़ना है, साहित्य को जो है समाज से भी जोड़ना है, समाज में होने वाले बदलाव से भी जोड़ना है। ठीक है, और समाज में होने वाले संघर्ष से भी जोड़ना है। ये किसने कहा, तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने, है ना। कहा जाता है कि उनकी आलोचना में समाज, वर्ग, अन्याय जैसे मुद्दों पर जोर रहता था। वे जो आलोचना करते थे, ठीक है, उसमें से समाज के बारे में, समाज के वर्ग के बारे में और वहां पे होने वाले अन्यायों के मुद्दों पर जो है ना वो जोर डालते थे। फिर चौथा हमारा आता है दोस्त समकालीन आलोचना। क्या आता है, समकालीन आलोचना, जो आधुनिक और स्त्रीवादी दृष्टिकोण है ना। अब कहा जाता है कि आज के समय में आलोचना के कई नए रूप सामने आए हैं, जैसे कि स्त्रीवादी आलोचना, मीन्स जो महिला लेखन और महिला अनुभवों पर ध्यान देता है। मीन्स वैसे आलोचना जो महिलाओं के लेखन और महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान देता है, महिलाओं के बारे में बातें करता है। ठीक है, दूसरा दलित आलोचना, मीन्स वैसा आलोचना जो शोषित वर्ग मतलब समझते हैं जिनका शोषण किया जाता है, ठीक है, उनकी आवाज को उठाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दलित आलोचना कहते हैं। तीसरा कह रहा है उत्तर आधुनिक आलोचना, मीन्स जो नए प्रयोगों और विचारों को महत्व देती है। मीन्स नए नए प्रयोगों को और नए नए विचारों को जो महत्व देती है उसको हम लोग उत्तर आधुनिक आलोचना कहते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये कंप्लीट जानकारी प्राप्त किया कि आखिर हिंदी आलोचना का विकास कैसे कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बनाना है, हिंदी आलोचना के मुख्य आलोचक, हिंदी आलोचना जो है उसके मुख्य आलोचक कौन कौन है, मीन्स मुख्य कवि कौन कौन है ना, मुख्य लेखक कौन कौन है उसके बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि हिंदी आलोचना के मुख्य और प्रमुख आलोचक के नाम जो है ना वो इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहले हमारे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे हमारे आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे में आते हैं दोस्त डॉक्टर रामविलास शर्मा।
चौथे में आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, पांचवें में आते हैं डॉक्टर नागेंद्र, छठे में आते हैं डॉक्टर रामचंद्र वर्मा, है ना। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने हिंदी आलोचना के इस प्रश्नों को पूरा का पूरा कंप्लीटली जान गया। ठीक है, अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे दोस्त? तो निष्कर्ष बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दोस्त मेजर 11 की पूरी तैयारी करवा चुका हूँ। मिसेस के महासंग्राम वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जा करके आप लोग मेजर 11 की पूरी तैयारी कर सकते हो। उसमें बस एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, वो यही था हिंदी आलोचना वाला, ठीक है, जिसको मैंने इस वीडियो के अंतर्गत में कंप्लीट करा दिया, है ना। अब MCQ बनाना है, इसके क्वेश्चन पेपर को दिखाना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका MCQ क्वेश्चन बनना चाहिए और इसके क्वेश्चन पेपर को मैं अपलोड करूं कि नहीं, सो है ना। तो देखिए दोस्त, अगर बात करते हैं निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी आलोचना ने धीरे धीरे एक लंबे सफर तय किया। किसने? हिंदी आलोचना ने धीरे धीरे लंबा सफर तय किया और इसका विकास जो है ना एक लंबे समय में हुआ। कहा जाता है कि शुरू में जहां आलोचना केवल रचनाओं की व्याख्या तक सीमित थी, वहीं आज जो है यह समाज, राजनीति, संस्कृति और विचारधाराओं से जुड़ चुकी है। मीन्स स्टार्टिंग में जो है ना ये जो है सिर्फ और सिर्फ रचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन आज की बात करें तो आज के समय में जो है ना ये समाज, राजनीति, संस्कृति और विचारधाराओं से भी जुड़ चुकी है। आलोचना की मदद से हम किसी भी साहित्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना साहित्य का जरूरी हिस्सा है और इसके बिना जो है ना साहित्य क्या है, अधूरा है। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है, आलोचना क्या है? साहित्यिक आलोचना के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। क्वेश्चन क्या है कि आलोचना किसे कहते हैं वो चीज बताइए, तथा साहित्यिक आलोचना के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक से बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर आलोचना क्या है, और बिल्कुल आसान शब्दों में बस आपको देखना है और आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अगर आलोचना के अर्थ का, किसका? आलोचना के अर्थ का। तो आपको लिखना है दोस्त कि आलोचना शब्द संस्कृत के आलोचन धातु से बना है। आलोचना शब्द जो बना है ना वो संस्कृत की आलोचन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, परखना और जांचना। कोई पूछेगा आलोचना का अर्थ क्या है, तो कहिएगा आलोचना शब्द जो है संस्कृत के आलोचन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, परखना या तो जांचना। मीन सीधा कह सकते हैं कि अगर कोई साहित्य है, साहित्य मतलब कहानी, कविता, नाटक, निबंध, उसको बढ़िया से देखना, उसको परखना और उसको जांचना ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। वही आगे लिखा हुआ, अर्थात आलोचना का मतलब सिर्फ किसी का बुराई करना नहीं होता, बल्कि आलोचना का सही अर्थ है किसी साहित्यिक रचना जहां भी आए आपको समझ जाना है, कविता, कहानी, निबंध, नाटक, ठीक है। तो वही कह रहा है साहित्यिक रचना का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, उसका जांच करना, उसकी विशेषताओं और दोषों का पता लगाना ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। मैं सीधा आपको कहना है किसी साहित्यिक रचना का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, उसके पक्ष में ना होकर के उसको जांच करना, उसकी विशेषताओं और दोषों का पता लगाना ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? आलोचना कहलाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब हम किसी साहित्यिक रचना जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके गुण दोषों को बताते हैं और यह समझते हैं कि वह रचना कितनी अच्छी है, तो यह काम आलोचना कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब हम किसी साहित्यिक रचना को पढ़ते हैं, मिस कविता को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, उपन्यास को पढ़ते हैं, नाटक को पढ़ते हैं, और जब हम उसके गुण और दोषों को बताते हैं और यह समझते हैं कि यह रचना जो है वो कितनी अच्छी है, या कविता कितनी अच्छी है, या कहानी कितना अच्छा है, तो यह काम जो है वो क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है, ठीक है। मिस कोई भी कहानी, कविता को पढ़ना, उसके गुण के बारे में बताना कि आखिर ये कविता क्यों अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सरल शब्दों में, अगर आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं तो कह रहा है आलोचना का इक्वल क्या होता है? आलोचना बराबर होता है रचना को गहराई से अध्ययन करना।
मैं जो भी वहाँ पर रचना आपको दिया हुआ है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, जो भी चीज़ हो, उसको गहराई से अध्ययन करना, बेहतर तरीके से पढ़ना। दूसरा, उसके गुण और दोषों को बताना। तीसरा, सही मूल्यांकन करना, सही से जांच करना। यही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया तो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण कह रहा है कि अगर हम किसी कविता को पढ़कर बताते हैं कि उसकी भाषा सुंदर है, विचार अच्छे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी जटिलता है, थोड़ा सा कठिनाई है, तो यह क्या है? आलोचना। मैंने वो कविता को पढ़ा, कविता को पढ़ने के बाद मुझे वो भाषा बहुत अच्छा लगा, ठीक है, विचार अच्छे लगे, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा कठिन लगा, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा कठिन लगा, तो ये वहाँ का क्या है? आलोचना है। मैं कहूँगा कि वे भाषा को बदल करके, मतलब वे लिखने का तरीका को बदल के कोई और तरीका अपनाए, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। मीन्स उसकी गुण और दोष के बारे में बताइए, और अगर कोई दोष है तो उसको निपटारा करने का प्रयास कीजिए, उसे ही हम लोग आलोचना कहते हैं। तो यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर आलोचना क्या है और आलोचना किसे कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था, साहित्यिक आलोचना की परिभाषा दीजिए। क्या करिए? साहित्यिक आलोचना की परिभाषा। साहित्यिक आलोचना क्या है? तो कह रहा है किसी साहित्यिक कृति जैसा कि कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि का गहराई से अध्ययन करके उसकी खूबियों और कमियों का सही विश्लेषण करना ही साहित्यिक आलोचना कहलाती है। ठीक है, बार बार वही बात आ रहा है। कोई भी साहित्यिक कृति हो, कोई भी साहित्यिक किताब हो, कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, निबंध हो, उसका गहराई पूर्वक से अध्ययन करना, और अध्ययन करने के बाद उसकी खूबियों को बताना, उसकी कमियों को बताना और सही से विश्लेषण करना क्या कहलाता है? साहित्यिक आलोचना कहलाता है। वैसे जब लोग आलोचना के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आलोचना का मतलब सीधा समझते हैं बुराई करना, लेकिन बुराई करना नहीं होता है। ठीक है, आलोचना का मतलब उसके कमियों को बताना होता है। ठीक है, वही देखो यहाँ पे कह रहा है, आलोचना केवल बुराई ढूंढने का काम नहीं है या तो नाम नहीं है, बल्कि साहित्य की अच्छे बातों को पहचानना और उन्हें सामने लाना होता है। किसका मतलब? आलोचना का मतलब। तो चलिए मेरे दोस्त, अब इसके विशेषताओं को समझते हैं। देखिए, बात करते हैं अगर इसकी विशेषताओं का, तो पहला विशेषता कह रहा है, आलोचना में निष्पक्षता होना आवश्यक है। मीन्स आपको निष्पक्ष होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको दोनों तरफ होना। ठीक है, ये ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, ऐसा नहीं। अगर ठीक है तो ठीक कहिए, अगर गलत है तो गलत कहिए, हाँ, निष्पक्ष होना आपको। दूसरा कह रहा, आलोचक को साहित्यिक ज्ञान और संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं देखिए, जो आलोचक कर रहा है, जो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, उसको साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, ठीक है, ABCD हम किसी को जांचने के लिए देते हैं और वो सिर्फ का खा ही जानता है, ठीक है, तो वो कैसे जानेगा इसके बारे में कि कहाँ गलत है ना। तो वही कह रहा है कि आलोचक जो बताने वाला है उसको साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कह रहा, आलोचना का उद्देश्य साहित्य को सही दिशा दिखाना होता है। आलोचना का उद्देश्य क्या होता है? तो आलोचना का उद्देश्य होता है साहित्य को सही दिशा दिखाना। मान लीजिए अगर वो कहीं गलत है तो उसको सही बताना कि आखिर यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, चौथा कह रहा है, आलोचना रचनात्मक भी होती है, यह लेखक को सुधार के अवसर देती है। मीन्स देखिए, आलोचना जो होता है रचनात्मक होता है। ठीक है, जो उसका लेखक होता है उसको सुधारने का भी मौका मिलता है ना, आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये उसकी विशेषताएं रही। अब हमारा क्वेश्चन में ऐसे कहा था कि साहित्यिक आलोचना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। किसके? साहित्यिक आलोचना के कौन कौन से अलग अलग प्रकार हैं उसके बारे में बताइए। तो कह रहा दोस्त, साहित्यिक आलोचना को अलग अलग आधारों पर विभाजित किया गया। किसको? साहित्यिक आलोचना को जो है ना अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। इसके प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले इसके प्रमुख प्रकार की बात करते हैं। तो पहला प्रमुख प्रकार आता है व्याख्यात्मक आलोचना में, जिसमें व्याख्या किया जाता है। कह रहा है इसमें आलोचक मतलब जो बताने वाला है ना, इसमें आलोचक रचना को विस्तार से समझाता है। ठीक है, इसमें जो आलोचक है, जो पढ़ने वाला है, वो क्या करता है, इस रचना को, ये जो कहानी है, कविता है, उसको विस्तार से समझता है या तो समझाता है। ठीक है, दूसरा, वह रचना के कठिन शब्दों, विचारों और भावों को सरल भाषा में बताता है। मीन्स देखिए, वो उसको पढ़ा और जहां भी उसको शब्द कठिन लगे, ठीक है, वो क्या करता है, उसको आसान भाषा में बदलने का प्रयास करता है और बताता है। ठीक,
तीसरा कह रहा है इसका उद्देश्य रचना को पाठकों के लिए समझने योग्य बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जहां भी हार्ड आपको वर्ड लगे, जहां भी कठिन शब्द लगे, उसको आसान भाषा में बताना और इस प्रकार से बताना कि पाठक जो है, पढ़ने वाला जो है, उसको आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला व्याख्यात्मक आलोचना, है ना। इसके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। कह रहा है किसी कविता का शब्दार्थ और भावार्थ समझाना। ठीक है, मान लीजिए कोई कविता है तो उसका शब्दार्थ में शब्द क्या क्या उपयोग किया गया उसके बारे में बताना और भावार्थ समझाना क्या कहलाता है? व्याख्यात्मक आलोचना कहलाता है। फिर मेरे दोस्त इसका दूसरा प्रकार है मूल्यात्मक आलोचना। मूल्यात्मक आलोचना क्या होता है? तो कह रहा है इसमें आलोचक रचना की अच्छाई और कमी दोनों बताता है। इसमें जो आलोचक होता है वो क्या करता है? तो ये जो रचना है उसकी अच्छाई भी बताता है और कमियों को भी बताता है, दोनों चीज़ बताता है। ठीक है, उसके साथ साथ यह तय करता है कि रचना अच्छी है या नहीं, और ये तय करता है, ये बताता है कि ये जो रचना है वो सही है कि नहीं, और उसका साहित्य में कितना महत्व है। ठीक है, क्या वो साहित्य लेखन के लिए परफेक्ट है कि नहीं, ये कौन बताता है? तो मूल्यात्मक आलोचना बताता है ना। कह रहा है इसे हम निर्णयात्मक आलोचना भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग निर्णय भी लेते हैं कि ये सही है कि गलत है, इसलिए इसको निर्णयात्मक आलोचना भी कहते हैं। फिर तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक आलोचना। क्या आता है? ऐतिहासिक। कह रहा है इसमें रचना को उसके समय, परिस्थिति और लेखक के जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसमें जो रचना होती है, ठीक है, उसको उसके समय, उस समय के बारे में, जिस समय के बारे में लिखा जा रहा है, जैसे मान लिया मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा, ठीक है, तो उस समय के बारे में जाना जाएगा, परखा जाएगा, उसके परिस्थिति को और लेखक के जीवन से जोड़कर इसको देखा जाएगा। दूसरा, आलोचक यह बताता है कि उस समय का समाज कैसा था। उसमें से आलोचक जो है ना ये बताएगा कि आखिर उस समय का समाज कैसा था और इस रचना में वह समाज कैसा दिखाई देता, मतलब एक्चुअल क्या है, सही क्या है, उस समय का समाज कैसा था और इसमें किस प्रकार से बताया गया है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक आलोचना कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में 19वीं सदी के समाज की झलक दिखाना, ये क्या कहलाता है? तो हमारा ऐतिहासिक आलोचना कहलाता है। फिर मेरे दोस्त चौथा हमारा इसका प्रकार है सामाजिक आलोचना। क्या है? सामाजिक आलोचना। कह रहा है इसमें रचना के सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तो रचना के सामाजिक पहलुओं पर जो है ना ध्यान दिया जाता है। आलोचक इसमें देखता है कि रचना में समाज की समस्याएं, रीति रिवाज और विचार कैसे दिखाए गए। ये जो आलोचक है, ठीक है, जो जांचकर्मी होता है, वो इसमें देखता है कि ये जो रचना है उसमें समाज की समस्याओं को किस प्रकार से बताया गया है, समाज के रीति रिवाजों को और विचार को किस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में देखिए कहा गया प्रेमचंद्र के उपन्यासों में किसानों और गरीबों की स्थिति का चित्रण करना। ये हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक आलोचना। ठीक है, समाज के बारे में बताना। फिर पांचवा हमारा आता है दोस्त मनोवैज्ञानिक आलोचना। क्या आता है? मनोवैज्ञानिक आलोचना। कह रहा है इसमें आलोचक रचना के पात्रों के मन, विचार और भावनाओं का विश्लेषण करता है। देखिए इसमें आलोचक क्या करता है, जो जांचकर्ता होता है वो क्या करता है, तो रचना के पात्रों का मन, जैसे मान लीजिए मैं किसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके विचारों को और उसके भावनाओं को क्या करेगा, विश्लेषण करेगा कि क्या एक बूढ़े व्यक्ति का भावना ऐसा होता है, उसके मन में ऐसा होता है, उसके विचार ऐसा होता है, उसके बारे में। ठीक है, वह लेखक की मानसिकता और सोच को भी समझने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ मान लीजिए एक बूढ़ा के बारे में लेखक ने कुछ लिखा, ठीक है, तो वो जानने का प्रयास करेगा कि इस लेखक ने जो इस बूढ़े के बारे में लिखा है क्या वो सत्य लिखा है कि गलत लिखा है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक आलोचना। मीन्स उसके मन को पढ़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम लोग कह सकते हैं महादेवी वर्मा की कविताओं में उनके अकेलेपन और दर्द की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। मीन्स उनकी जो कविताएं हैं उसमें से उनके अकेलेपन और दर्द की कहानी बताया गया है, व्याख्या किया गया। फिर मेरे दोस्त छठा उनका प्रकार है सौंदर्यात्मक आलोचना। क्या है? सौंदर्यात्मक आलोचना। क्या है? इसमें रचना की सुंदरता, भाव और कलात्मक पर ध्यान दिया जाता है। इसमें जो है ना रचना की सुंदरता, भाव और कलात्मकता
पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि वो जो रचना किया गया है वो किस प्रकार से है, उसका भाव कैसा है, इसका सुंदरता कैसा है ना, कला पे किस प्रकार से ध्यान दिया गया है, हर चीज़ के बारे में देखा जाता है। ठीक है, कह रहा आलोचक यह देखता है कि रचना में भाषा कितनी मधुर है और भाव कितने गहरे हैं। देखिए, इसमें जो जांचकर्ता होता है वो ये चीज़ देखता है कि जो रचना किया गया है उसमें भाषा किस प्रकार से, क्या भाषा लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसके जो भाव हैं वो कितने गहरे चीज़ों को बताते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। कौन? सौंदर्यात्मक आलोचना। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, कह रहा है किसी कविता में अनुप्रास, रूपक और अलंकारों की सुंदरता को बताना ही क्या कहलाता है? तो सौंदर्यात्मक आलोचना कहलाता है। उसके बाद मेरे दोस्त हमारा 7वां प्रकार आता है प्रभाववादी आलोचना। क्या आता है? प्रभाववादी आलोचना। अब प्रभाववादी आलोचना क्या है? तो कह रहा है इसमें आलोचक रचना पढ़ने के बाद जो अनुभव या असर महसूस करता है उसे लिखता है। इसमें क्या होता है? आलोचक में जो जांच करता होता है, ठीक है, रचना को पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसे जो अनुभव होता है, जो असर महसूस होता है, उसको वो क्या करता है? लिखता है ना। तथा इसमें आलोचक की व्यक्तिगत भावना का महत्व अधिक होता है। इसमें जो आलोचक है, जो जांच करता है, उसकी व्यक्तिगत भावना, उसके अंदर की भावना का महत्व जो है अधिक दिया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके 7 प्रमुख प्रकारों को जान लिया। अब थोड़ा सा इसके उदाहरण को देखते हैं। कह रहा है किसी कहानी को पढ़कर आलोचक कहे कि यह कहानी पढ़कर मन बहुत दुखी हो गया। मैं मान लीजिए कोई कहानी है, ठीक है, कोई कहानी को पढ़ करके अगर आलोचक कहे, मैं जांचकर्ता कहे कि ये कहानी को पढ़ करके मुझे बहुत दुखी हुआ, इसका मतलब उसके मन में इसका प्रभाव पड़ा, और जब मन में प्रभाव पड़ा तो इसी आलोचना को क्या कहते हैं? प्रभाववादी आलोचना कहते हैं। तो यहाँ तक मेरे दोस्त हम लोगों ने इसके 7 प्रकारों को जान लिया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि आलोचना का असली काम है साहित्य को सही ढंग से समझाना और पाठकों को उसका महत्व बताना। आलोचना का सही काम क्या होता है? तो आलोचना का सही काम होता है साहित्य को सही ढंग से बताना, समझना और पाठकों को, जो पढ़ने वाला है, उसके महत्व को बताना। ठीक है, क्या आलोचना साहित्य का दर्पण है। आलोचना जो है वो क्या करता है? साहित्य का दर्पण होता है, ये समाज को भी दिखाता है ना। यह ना केवल रचना की खामियां दिखाती है बल्कि उसकी खूबियों को भी सामने लाती है। ठीक है, ये जो है ना, रचना की सिर्फ कमी को नहीं बताता है बल्कि उसके फायदे को भी बताता है। कह रहा है साहित्यिक आलोचना के विभिन्न प्रकार हमें यह सिखाते हैं कि रचना को अलग अलग दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है। कौन ये बताता है? तो साहित्यिक आलोचना के विभिन्न प्रकार जो है ना, हमें ये सिखाते हैं, ये बताते हैं कि रचना को हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं। इससे हमें साहित्य की को गहराई से समझने और उसका सही मूल्यांकन करने में मदद मिलता है। इससे उसके प्रकारों से। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है हिंदी आलोचना की परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? हिंदी आलोचना की जो परंपरा है इसकी प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करिए, इसके प्रमुख गुणों के बारे में बताइए। अब मेरे दोस्त अगर हम लोग को जानना है इसके प्रमुख विशेषताओं को, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर हिंदी आलोचना की परंपरा क्या है ना। अब अगर बात करते हैं हिंदी आलोचना की परंपरा का, तो जैसा कि हम लोगों का परंपरा होता है, जैसा कि हम लोगों का रीति रिवाज होता है, ये पूर्वजों से चला आता है। तो वैसे यहाँ पूछा गया है कि आखिर हिंदी आलोचना की परंपरा जो है वो कब से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और जब से ये स्टार्ट हुआ है उसकी क्या क्या विशेषताएं रही है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए मेरे दोस्त सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हिंदी आलोचना क्या है। तो आंसर को स्टार्ट करेंगे, और आंसर स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रस्तावना से। किससे? प्रस्तावना से। और लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि हिंदी साहित्य में आलोचना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, जहाँ भी आपका साहित्य दिख जाए, साहित्य का मतलब समझिएगा कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, है ना। तो वही कह रहा है हिंदी नाटक में, हिंदी कहानी में, हिंदी कविता में आलोचना का जो है ना स्थान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आलोचना का अर्थ क्या होता है? वही कह रहा है आलोचना का अर्थ होता है साहित्य की गहरी समझ, कि आप जो कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, है ना, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा। ठीक, और जान भी लेते हैं, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप उसका मूल्यांकन भी करिए। मैं सीधा समझिएगा, आलोचना का मतलब होता है कि आप जो कहानी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के देखना,
उसको समझना, और जो उसमें गलतियां हैं उसको क्या करना, सुलझाना। ठीक है, जैसे समझिएगा, कह रहा है जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की खूबियों और कमियों को पहचान कर उसे सही दिशा देता है, वैसे ही आलोचक भी साहित्य को समझकर पाठकों को उसकी असली पहचान कराता है। क्या कहा गया, जैसे एक शिक्षक क्या करता है, अपने विद्यार्थी की खूबियों और कमियों को पहचानता है कि आखिर इसके अंदर क्या खूबी है और क्या कमी है ना, और उसको पहचान कर अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसको सही दिशा दिखाता है। वैसे एक आलोचक क्या करता है, कोई भी साहित्य को, चाहे वो कहानी हो चाहे वो कविता हो, उसको बेहतर तरीके से समझता है। समझने के बाद जो है ना, उसकी खूबियों और कमियों को झांकता है, पहचानता है, और पहचानने के बाद उस साहित्य को जो है ना एक नया दिशा देता है कि कौन सा दिशा में उसको चलना चाहिए, कौन सा दिशा में वो चलेगा कि वो बेहतर स्थान प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, कह रहा है कि हिंदी आलोचना की परंपरा बहुत पुरानी है और समय के साथ इसमें कई विशेषताएं जुड़ती गई। क्या कह रहा है, हिंदी आलोचना की परंपरा जो है ना वो बहुत पुरानी है और समय के साथ इसमें कई विशेषताएं जुड़ती गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर समय के साथ कैसे कैसे इसकी विशेषताएं जो है जुड़ती गई है। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हिंदी आलोचना की परंपरा क्या था और इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो कहा जाता है दोस्त कि हिंदी आलोचना का मतलब है साहित्य की गहराई से जांच और मूल्यांकन करना। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। कोई भी आपको आलोचना का मतलब पूछेगा तो आपको बताना है कोई भी साहित्य है उसकी खूबियों को पहचानना, ठीक है, उसकी गलतियों को पहचानना और पहचान के उसको सही रास्ता दिखाना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, साहित्य की गहराई से जांच करना। जो भी साहित्य है, चाहे वो कहानी है चाहे वो कविता है, ठीक है, उसको गहराई से जांच किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए, है ना, और उसको सही रास्ता दिखाना ही क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है। कह रहा दोस्त कि इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। किसकी परंपरा, तो हिंदी आलोचना की परंपरा जो है वो बहुत पुरानी है और यह जो है समय के साथ क्या हुआ, बदलती गई है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि आखिर ये समय के साथ कैसे कैसे बदलती गई है और इसकी परंपरा क्या है। तो देखिए, क्या है, संस्कृत परंपरा से शुरुआत। इसका जो परंपरा है वो किससे शुरू हुआ है, संस्कृत से। किससे, संस्कृत से। कह रहा है हिंदी आलोचना की नींव में इसका जो बेस पड़ा, बेस मतलब समझते हैं, आधार, ठीक है, जैसे घर बनाते हैं तो पिलर देते हैं कि नहीं, और पिलर के नीचे बेस बनाते हैं, ठीक है, तो वही कह रहा है हिंदी आलोचना की जो नींव है वो संस्कृत काव्यशास्त्र परंपरा से पड़ी। किसे, संस्कृत की जो कविता का परंपरा था उससे इसका नींव पड़ा, इसका बेस मजबूत हुआ। ठीक, दूसरा कह रहा है इसकी दूसरा परंपरा जो है, शुरुआत जो है वो भक्ति काल से माना जाता है। कह रहा है इस काल में आलोचना का आधार भक्ति और लोक जीवन था। इस काल में आलोचना का जो आधार था वो क्या था, भक्ति था और लोक जीवन था, है ना। जैसे कि तुलसी, सूरदास, कबीर जैसे कवियों की रचनाएं ईश्वर भक्ति और समाज सुधार से जुड़ी रही। ठीक है, इस दौरान तुलसीदास आए, सूरदास आए, कबीर जी आए, इन्होंने जो रचनाएं किया, इनकी रचनाएं जो है ईश्वर भक्ति और समाज से जुड़ी हुई होती थी। मिस कह रहा है कि शुरुआत इसका संस्कृत परंपरा से हुआ। फिर दूसरा आता है भक्ति काल, जिसमें से भक्ति और समाज सुधार के बारे में बात किया गया। तीसरा आता है भारतेंदु युग। क्या आता है, भारतेंदु युग। ठीक है, कहा जाता है भारतेंदु युग में आलोचना में राष्ट्रीयता और आधुनिक चेतना आई। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो यहाँ पे इसका नींव पड़ा काव्य शास्त्र से, ठीक है, दूसरा ये ईश्वर भक्ति और समाज सुधार की बात किया, तीसरा में भारतेंदु युग में क्या हुआ, इसमें राष्ट्रीयता और आधुनिक चेतना आया। ठीक है, लोग जो है राष्ट्र के बारे में सोचने लगे और वो अपने बारे में भी सोचने लगे। कह रहा साहित्य को देश और समाज से जोड़ा गया। भारतेंदु युग में जो साहित्य आया, ठीक है, उसको समाज और देश से जोड़ा गया था। फिर देखिए उसके बाद चौथा हमारा आता है आचार्य शुक्ल युग, है ना। कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल युग में आलोचना को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि दिया गया। ठीक है, ये देखिएगा इसका विकास कैसे कैसे हुआ। चौथा में क्या आता है, आचार्य शुक्ल युग आता है और इस युग में जो है ना आलोचना को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि दिया गया। कह रहा है साहित्य का मूल्यांकन तर्क, विवेक और सामाजिक उपयोगिता के आधार पर होने लगा। कब, आचार्य शुक्ल युग में। ठीक है, फिर पांचवा हमारा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब अभी का युग। कहा जाता है इस काल में प्रगतिवाद,
मार्क्सवाद, स्त्रीवाद, दलितवाद और उत्तर आधुनिकता जैसे विचारधाराओं ने आलोचना को एक नया रूप दिया। इसमें समाज और संस्कृति के समस्याओं को भी शामिल किया गया। देखिए, अब इसका जो पांचवा परंपरा आया, ठीक है, पांचवा जो विस्तार हुआ वो आधुनिक काल में हुआ। और आधुनिक काल में जो है ना, जो चीज़ें छूट गई थी सारे चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया गया और इसमें जो है समाज और संस्कृति की समस्याओं को शामिल किया गया था। किसमें? आधुनिक काल में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि इसका शुरुआत कैसे कैसे हुआ, इसका हिंदी आलोचना का शुरुआत कैसे हुआ और इसका परंपरा कैसा था। अब देखिए, क्वेश्चन में हमारा ये चीज़ कहा था दोस्त कि ये बताइए कि हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या। हिंदी आलोचना जो है वो उसकी प्रमुख गुण क्या क्या है, वो क्या करता है। तो पहला, संस्कृत परंपरा से जुड़ाव। यह जो आलोचना है हिंदी आलोचना, ये संस्कृत परंपरा से जुड़ा हुआ है। कैसे? कह रहा है हिंदी आलोचना की शुरुआत संस्कृत आलोचना से प्रभावित रही। मैंने आपको बताया कि हिंदी आलोचना की जो शुरुआत हुई वो किससे हुई थी? संस्कृत उपन्यास से या तो संस्कृत आलोचना से। ठीक है, और इसी से ये प्रभावित रहा था। क्या रस, अलंकार और ध्वनि जैसे अवधारणाएं हिंदी आलोचना की क्या बनी? नींव बनी। मीन्स संस्कृत में जो रस आता है, जो अलंकार आता है, जो ध्वनि आता है, ये हिंदी आलोचना की क्या बना? नींव बना, मीन्स बेस बना। ठीक है, तो ये इसका पहला विशेषता था। फिर दूसरा इसका विशेषता है भक्ति और लोक जीवन से संबंध। मीन्स हिंदी आलोचना में जो लोग हैं, जो कविताएं, जो कहानियां लिखा जाता था, वो भक्ति और लोक जीवन से संबंधित था। कह रहा है मध्यकालीन आलोचना का आधार धार्मिक आस्था और लोक जीवन रहा। मध्यकाल में जो आलोचना किया जाता था उसका आधार जो है धार्मिक रहा, मीन्स धर्म से आधारित रहा, और लोक जीवन से, लोगों के जीवन से रहा। कह रहा है भक्त कवियों ने साहित्य को ईश्वर भक्ति और समाज सुधार से जोड़ा। उस समय के जो कवि थे उन्होंने क्या किया? ये जो साहित्य है उसको ईश्वर भक्ति और समाज सुधार से जोड़ा था। उसके बाद इसका तीसरा विशेषता आता है वैज्ञानिकता और तर्कशीलता। कहा जाता है कि आधुनिक काल में आलोचना केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तर्क और विवेक को महत्व दिया गया। आधुनिक काल में मीन्स अभी के समय में जो आलोचना आया गया है, ठीक है, जो लाया गया है, उसमें वो सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तर्क और विवेक, मतलब अपने मन की भावनाओं को, ठीक है, और जैसे होता है ना कि कुछ समझ बूझ के, ठीक है, करना, तो वो सब चीज़ में शामिल किया गया है। कह रहा आचार्य शुक्ल ने साहित्य का मूल्यांकन ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से किया। किसका? तो आचार्य शुक्ल ने क्या किया? साहित्य का जो मूल्यांकन है, साहित्य का जो जांच है, वो ऐतिहासिक मतलब इतिहास के अनुसार से और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया था। तो ये इसका तीसरा विशेषता था। चौथा विशेषता है दोस्त सामाजिकता और उपयोगिता। कह रहा है हिंदी आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें साहित्य को समाज के हित और उपयोगिता का आधार पर आंका गया। इस हिंदी आलोचना का सबसे बड़ा विशेषता ये चीज़ है कि इसमें जो साहित्य है उस साहित्य को समाज के हित के बारे में और उपयोगिता के आधार पे कि आखिर ये साहित्य जो है समाज के लिए कैसे फायदेमंद है ना, और कैसे उपयोगी है, उसके आधार पे इसको जांचा गया। शुक्ल जी ने कहा कि साहित्य वही श्रेष्ठ है जो जनता के जीवन को प्रेरणा दे। उस समय शुक्ल जी ने ये कहा था कि साहित्य वही चीज़ होता है, वही श्रेष्ठ होता है जो जनता के जीवन को प्रेरणा दे, जनता को बताए कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मीन समझिएगा, समाज के भले के बारे में सोचना और उसके उपयोग के बारे में बताना। ठीक है, फिर पांचवा इसका विशेषता है दोस्त इतिहास बोध। क्या है? इतिहास बोध। कह रहा है हिंदी आलोचना का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें साहित्य का मूल्यांकन करते समय उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है। क्या कह रहा है? हिंदी आलोचना का एक महत्वपूर्ण गुण ये है ना, इसकी विशेषता यह है कि इसमें साहित्य का मूल्यांकन करते समय, जिसमें साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कि आखिर उसके पीछे का इतिहास क्या है ना। जैसे कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय हर युग की सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया। कौन? शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उस समय उन्होंने प्रत्येक युग की सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण उसमें से किया था। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास में। फिर छठा इसकी विशेषता आती है राष्ट्रीयता की भावना। मीन्स कह रहा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में आलोचना ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जब आया ना, तो उस समय हिंदी आलोचना ने क्या किया?
लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना की भावना को बढ़ावा दिया। उस समय आलोचना का उद्देश्य साहित्य को देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना था। उस समय का जो आलोचना था उसका उद्देश्य बस इतना ही था कि साहित्य को जो है, जो भी कहानी लिखा जाए, जो भी कविता लिखा जाए, जो भी उपन्यास लिखा जाए, उसमें से देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन की बात कही जाए, है ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उस समय का जो साहित्य था और वो जो है लोगों में राष्ट्रीयता भरने का काम किया था। फिर सातवां हमारा है व्यक्तित्व केंद्रित मूल्यांकन। कह रहा है कि कई आलोचकों ने कवि या लेखक के व्यक्तित्व, उसके जीवन और अनुभवों को साहित्यिक कृति के साथ जोड़कर मूल्यांकन किया। जैसे मान लीजिए हुआ क्या कि कुछ आलोचक थे, जो लेखक थे, उन्होंने क्या किया, कवियों और लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार से उनके साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन किया। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कहानी लिखा, ठीक है, तो मैंने एक कहानी लिखा एक लेखक के बारे में, है ना। तो वो आलोचक क्या करता है, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करता है कि क्या इसमें जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है, गलत लिखा गया है ना। ये सब चीज़ का मूल्यांकन करता है, ठीक है। आठवां कह रहा है भाषा की सहजता और स्पष्टता। इसका आठवां विशेषता है, इसमें जो भाषा होती है वो क्या होती है, सरल होती है और स्पष्ट होती है। वही कह रहा है हिंदी आलोचना में भाषा सामान्य, साफ और सहज रखने की कोशिश किया गया। इसमें हिंदी आलोचना में जो भाषा रखा गया ना, वो सामान्य में सिंपल, साफ और स्पष्ट रखने का कोशिश किया गया है, ताकि पाठक जो है ना आसानी से समझ सके। अब पाठक मतलब क्या है, तो पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ गया। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी आलोचना की परंपरा विविधता से भरी हुई है। हिंदी आलोचना की जो परंपरा है ना, वो अलग अलग रूपों में भरी हुई है। कभी समाज की बात होती थी, तो कभी देश प्रेम की बात होती थी, मतलब अलग अलग तरीके से बात यहाँ पे कहा गया है। कह रहा है यह जो परंपरा है संस्कृत काव्यशास्त्र से शुरू होकर के भक्ति युगीन भावुकता, भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता, शुक्ल युगीन वैज्ञानिकता और आधुनिक युगीन वैचारिक बहसों तक पहुँचती है। मैं देखिए हुआ क्या कि यह जो परंपरा शुरू हुई वो संस्कृत के काव्यशास्त्र से शुरू हुआ, ठीक है, और जो अंत हुआ वो आधुनिक युग में वैचारिक मतलब व्यक्तियों के गुणों के बारे में बहस करके अंत हुआ, ठीक है। कह रहा संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना केवल साहित्य की अच्छाई और बुराई बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जो है समाज, संस्कृति और जीवन को समझने का एक साधन भी है। क्या? हिंदी आलोचना। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। इसका प्रश्न हमारा है हिंदी आलोचना की ऐतिहासिक विकास यात्रा की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन क्या है, हिंदी आलोचना जो है ना उसकी ऐतिहासिक विकास यात्रा, इसका इतिहास क्या रहा है ना, और किस प्रकार से ये विकास किया है, कौन, हिंदी आलोचना, उसके बारे में बताइए। अब अगर हिंदी आलोचना की विकास यात्रा को समझना है दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर हिंदी आलोचना क्या है। अब देखिए जहाँ भी आलोचना का शब्द है, क्या, जहाँ भी आलोचना का शब्द है मेरे दोस्त, आपको एक ही चीज़ समझना है, उसके अच्छाई और बुराई के बारे में जानना, है ना। आलोचना मतलब क्या होता है, अच्छाई और बुराई के बारे में जानना, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी आलोचना का मतलब क्या है, तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारा कहानी होता है, बहुत सारा कविता होता है, ठीक है, कई निबंध होते हैं, कई उपन्यास होते हैं। तो ये सब जो साहित्य है उसके अच्छाई और बुराई को जांचना तथा उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, हिंदी आलोचना, है ना। तो आखिर इसका विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत किसने किया, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका, और लिखेंगे इस प्रकार से कि किसी भी साहित्य के विकास में आलोचना बड़ा महत्व होता है। क्या कह रहा है, किसी भी साहित्य के विकास में आलोचना का जो है ना बड़ा महत्व होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए साहित्य का मतलब क्या हो गया, कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, है ना। उसमें अगर सही और गलत चीज़ चुना ही नहीं जाएगा, मीन्स अच्छाई और बुराई उसका सुना ही नहीं जाएगा या तो जांचा ही नहीं जाएगा, तो क्या वो साहित्य विकास कर पाएगा, नहीं। तो वही कह रहा है किसी भी साहित्य के विकास में आलोचना जो है उसका बड़ा महत्व होता है। आलोचना का मतलब केवल निंदा करना नहीं, मतलब केवल बुराई करना नहीं, इसका असली अर्थ है साहित्य की अच्छाई बुराई को बताना
तथा उसे समझना और पाठकों को सही दिशा देना। देखिए, मान लीजिए कोई कहानी है, ठीक है, कहानी को वो पढ़ेगा, उसको जांचेगा, उसके अच्छाई को बताएगा, उसके बुराई को बताएगा, जहाँ पे उसका बुराई है ना, वहाँ पे उसको सुधारने का भी प्रयास करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी आलोचना। तो हम लोग ये तो समझ गए कि आखिर हिंदी आलोचना क्या है। अब इसका विकास दोस्त कैसे कैसे हुआ, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही है ना। तो देखिए, कह रहा है आलोचना साहित्य के लिए दर्पण की तरह है। अगर बात करते हैं आलोचना का दोस्त, तो आलोचना जो है ना साहित्य के लिए दर्पण के समान है। ये साहित्य में जो सच्चाई है और जो झूठाई है, मतलब जो गुण है और जो निर्गुण है, जो अच्छा है, जो अच्छाई है और जो बुराई है, हर चीज़ को जो है ना आईने के भांति दिखाता है। जिस प्रकार से एक आईना में हम लोग फेस देखते हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग होते हैं उसी प्रकार से आईना में दिखाता है। तो उसी प्रकार से आलोचना जो है वो साहित्य के लिए आईना के समान है ना। इसके अच्छाइयों को और बुराइयों को कौन दिखाता है, तो आलोचना ही दिखाता है। कह रहा दोस्त, हिंदी आलोचना की भी लंबी यात्रा रही है। हिंदी आलोचना जो है ना उसकी भी लंबी यात्रा रही है, जिसे हम अलग अलग चरणों में समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस किस प्रकार से और किस किस चरणों में हिंदी आलोचना की विकास हुआ है। तो पहला हमारा जो दौर आता है वो आता है प्रारंभिक दौर। कौन आता है? प्रारंभिक दौर, जो आधुनिक काल से पहले, आधुनिक काल के शुरू होने से पहले, आधुनिक मतलब अभी का समय शुरू होने से पहले आया था, है ना। कहा गया दोस्त कि भक्ति काल और रीति काल में कवियों की रचनाओं की चर्चा तो होती थी, लेकिन उसे आलोचना नहीं कहा जा सकता था। क्या कह रहा है कि भक्ति काल के समय में और रीति काल के समय में भी कवियों की रचनाओं की चर्चा तो होती थी। मीन्स कवि जो रचना करते थे, जो कविता लिखते थे, उसकी चर्चा तो होती थी, जांच पड़ताल तो होती थी, लेकिन उसको आलोचना नहीं कहा जा सकता। उसे समय साहित्य की प्रशंसा और गुणगान ही ज़्यादा होता था। मतलब उस समय जो है ना वो जो साहित्य है उसकी प्रशंसा और गुणगान ही होता था, उसकी बुराइयों के बारे में बताया नहीं जाता था। मीन्स उसके अच्छाइयों के बारे में ही बताया जाता था, चाहे जांच हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छाइयों के बारे में बताया जाता था। कह रहा है व्यवस्थित आलोचना की शुरुआत अभी नहीं हुई थी। मीन्स एक्चुअल जो आलोचना है, जो सचमुच का आलोचना होता है, जिसमें से गुण और दोष दोनों के बारे में बताया जाता है, उसकी शुरुआत जो है प्रारंभिक दौर में नहीं हुई थी, है ना। उसके बाद दूसरा हमारा आता है भारतेंदु युग। कौन सा आता है? भारतेंदु युग, जो 1850 से लेकर के 1885 ईस्वी तक चला था, और यहाँ से शुरुआत होता है आलोचना का। किसका? आलोचना का। कहा गया दोस्त कि हिंदी आलोचना का असली शुरुआत जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। कहाँ से? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, आपको याद रखना है। पूछेगा हिंदी आलोचना की असली शुरुआत जो है वो कहाँ से माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ठीक है। कह रहे दोस्त, उन्होंने कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, भारतेंदु जी ने कहा कि साहित्य जो है ना सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज की समस्याओं और दुख दर्द को व्यक्त करने का साधन भी है। ये क्या करता है? तो समाज के समस्या को और समाज के दुख दर्द को जो है ना व्यक्त करता है, लोगों के सामने रखता है। ठीक है। किसने कहा था? भारतेंदु जी ने कहा। फिर कह रहा है इस समय की आलोचना को सामाजिक और उपयोगी दृष्टि मिली। इस समय का जो आलोचना था उसको समाज में उपयोगी दृष्टि से देखा गया, है ना। और भारतेंदु को आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभकर्ता माना जाता है। किनको? भारतेंदु जी को जो है आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभकर्ता में शुरुआती व्यक्ति माना जाता है। हम कह सकते हैं कि स्थापित व्यक्ति माना जाता है। किनको? भारतेंदु जी को। ठीक है। यहीं से हिंदी आलोचना का स्थापना हुआ। उसके बाद तीसरा हमारा आता है द्विवेदी युग। कौन आता है? द्विवेदी युग, जो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक चला था। कह रहा दोस्त कि भारतेंदु के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना को और मजबूत किया। भारतेंदु जी के बाद कौन आए? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए, और इन्होंने आलोचना को और भी क्या किया? मजबूत रूप दिया। कैसे? कह रहा उन्होंने साहित्य में नैतिकता और समाज सुधार पर जोर दिया। उन्होंने क्या किया? जो साहित्य है उसमें नैतिकता में सच्चाई और समाज को सुधारने वाली बातों पर जोर दिया, है ना। कह रहा उनकी आलोचना पाठकों को अच्छे बुरे की शिक्षा देती थी। उनकी जो आलोचना थी वे जो है ना पाठकों को, मिस पढ़ने वालों को बताती थी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या अच्छा है और क्या खराब है ना।
आगे कह रहा है इसी कारण इस दौर की आलोचना को उपदेशनात्मक आलोचना कहा जाता है। इसलिए इस दौर का मीन्स इस समय का जो आलोचना है उसको उपदेशनात्मक, क्योंकि इसमें से द्विवेदी जो है ना उपदेश देते थे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है ना, क्या आप लोगों के लिए करोगे, क्या समाज के लिए कर रहे हो, और क्या समाज के लिए बेहतर है और खराब है, इस चीज़ के बारे में बताते थे। कौन? द्विवेदी युग, द्विवेदी जी। इसलिए इसको उपदेशात्मक आलोचना भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा हमारा जो चरण आता है दोस्त, वो आता है शुक्ल युग और छायावाद। क्या आता है? शुक्ल युग और छायावाद, जो 1920 से लेकर के 1940 ईस्वी तक माना जाता है। कह रहा है कि यह काल हिंदी आलोचना का स्वर्णयुग कहलाता है। यह जो समय है दोस्त, ये हिंदी आलोचना का स्वर्णयुग, स्वर्णयुग मतलब समझते हैं सोने का युग, जिसमें से सब कुछ था, है ना। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। किनको? रामचंद्र शुक्ल को जो है ना हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। कह रहे दोस्त, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और आलोचना को वैज्ञानिक आधार दिया। उन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कि आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, और आलोचना को जो है ना वैज्ञानिक आधार दिया। वैज्ञानिक आधार पे जो है ना उन्होंने क्या किया? आलोचना किया, में उसका जांच पड़ताल किया। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का क्या कहा जाता है, तब को बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सबसे बड़ा आलोचक कहा जाता है, या तो आपको पूछेगा हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक किसे माना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, आगे कह रहे दोस्त कि शुक्ल जी ने कहा कि साहित्य का काम केवल सौंदर्य दिखाना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई और समाज के दुख दर्द को प्रकट करना। ये किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा कि साहित्य का काम में, साहित्य मतलब क्या? कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, इसका जो काम है सिर्फ सुंदरता दिखाना नहीं, मतलब सिर्फ एंजॉय करवाना नहीं, बल्कि ये जो है ना इसका काम होता है जीवन की सच्चाई को दिखाना, समाज के दुख दर्द को प्रकट करना, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाटक वाले आते हैं जो क्या करते हैं, अपने नाटक के थ्रू समाज में हो रही समस्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा था कि साहित्य का काम इस कहानी, कविता, नाटक और जो उपन्यास है, इसका काम सिर्फ एंजॉय करवाना नहीं होता है, बल्कि सच्चाई दिखाना और समाज के दुखों, संकटों को बताना। ठीक है, इसी में कह रहा दोस्त कि इसी समय छायावाद के कवि जैसे प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा की कविताओं पर भी आलोचना किया गया। किस समय? तो शुक्ल युग और छायावाद के समय जो है ना क्या किया गया, तो छायावाद के कवि जैसे प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा की कविताओं पर भी आलोचना किया गया, मतलब उनके भी गुणों को और खराबियों को, बुराइयों को जो है ना निकाला गया, जांच पड़ताल किया गया। फिर पांचवा हमारा आता है दोस्त प्रयोगवाद और नई कविता, जो 1940 से 1960 के बीच में माना जाता है। कह रहा इस समय साहित्य में नए नए प्रयोग होने लगे। इस समय क्या होने लगा? तो साहित्य में नया नया प्रयोग होने लगा। इस समय आलोचना भी नए रूप में आई, और ये वही समय था जिस समय आलोचना ने क्या किया? एक नया रूप लिया, है ना। अब नया रूप क्या है? तो कह रहा रामविलास शर्मा ने साहित्य को मार्क्सवादी दृष्टि से देखा और कहा कि साहित्य को समाज और राजनीति से जोड़कर समझना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने आलोचना को, मतलब साहित्य को जो है इस प्रकार से बताया कि साहित्य जो है ऐसा ग्रंथ है जो समाज और राजनीति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा, है ना। और इन्होंने साहित्य को जो है समाज और राजनीति से जोड़ा और उस प्रकार से उसकी जांच पड़ताल किया। ठीक है, इन्होंने रामविलास शर्मा ने। आगे कह रहे दोस्त कि इसी दौर में नामवर सिंह और अन्य आलोचकों ने भी साहित्य की नई दिशाओं पर काम किया। कब? तो इसी दौर में जो है नामवर सिंह और इसके अन्य आलोचकों ने क्या किया? साहित्य के नए दिशाओं पर भी काम किया था। अब हमारा छठा जो आता है दोस्त, वो आता है आधुनिक और समकालीन आलोचना, जो 1970 के बाद अब तक रहा है। अब इसमें क्या सुधार हुआ है? तो कह रहा है यह जो आलोचना है वो और भी व्यापक हो गया है।
यह आलोचना कैसा हो चुका है, और भी व्यापक मीन्स भयावह हो चुका है, ठीक है, ये फैल चुका है पूरा, है ना। कह रहा नामवर सिंह आधुनिक आलोचना के प्रमुख आलोचक हैं। कौन? नामवर सिंह। कोई पूछेगा आधुनिक आलोचना के प्रमुख आलोचक कौन है, तो नामवर सिंह, है ना। उनकी किताबें कविता के नए प्रतिमान और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान बहुत प्रसिद्ध हुई। मिस कह रहा है नामवर सिंह की जो कविताएं हैं, जो किताबें उन्होंने लिखा, वो क्या हुआ, काफी प्रसिद्ध हुआ। कह रहा है दोस्त कि अब आलोचना में केवल सौंदर्य और समाज ही नहीं, बल्कि स्त्री आलोचना, दलित आलोचना, आदिवासी दृष्टिकोण और संस्कृति की आलोचना भी शामिल हो गई। अब देखिए क्या हुआ, आलोचना का मतलब क्या हो गया, तो आलोचना का मतलब समाज के बारे में ही नहीं, बल्कि स्त्री आलोचना, ठीक है, स्त्रियों के बारे में भी, कि स्त्रियों को सम्मान मिल रहा है कि नहीं, स्त्रियों का समान अधिकार मिल रहा है कि नहीं, कहीं स्त्रियों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। फिर दलित आलोचना, हर चीज के बारे में जो है ना, इसमें से सोचा गया। कब? आज़ादी के बाद वाला में, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने ये समझ लिया कि आखिर हिंदी आलोचना क्या है और हिंदी आलोचना का विकास कैसे कैसे हुआ। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का दोस्त। तो निष्कर्ष में बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे कि हिंदी आलोचना की यात्रा बहुत ही रोचक रही। कैसे रोचक रही? कह रहा है शुरू में यह केवल प्रशंसा तक ही सीमित था। शुरू में जब ये आया था उस समय जो है ना, सिर्फ ये गुणों को बताता था, दोष वगैरह नहीं, सिर्फ गुणों को। अब दूसरा जब ये आया, कह रहा भारतेंदु और द्विवेदी युग ने इसे जो है समाज से जोड़ा, ठीक है। दूसरा जो आया था तो उसमें जो है इसको समाज से जोड़ा गया। तीसरा, शुक्ल जी ने इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। अब जब तीसरा मोड़ आया तो शुक्ल जी ने क्या किया, इसको व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दे दिया। चौथा, फिर आता है रामविलास शर्मा जी का, है ना। तो क्या रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने इसे विचारात्मक और आधुनिक रूप दिया। आधुनिक मतलब अभी के समय का रूप दिया। उसके बाद हमारा आता है आज का युग। कह रहा है ये आज आलोचना बहुविज्ञानी हो गई है, जिसमें समाज, राजनीति, स्त्री, दलित, संस्कृति सभी पहलू शामिल है। अब कह रहा ना कि आज का जो आलोचना है वो बहुव्यामी हो चुका है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलित हो चुका है, जैसे कि समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, स्त्रियों के बारे में, दलितों के बारे में, संस्कृति के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो है ना, इसमें आलोचना किया जाता है और जांच पड़ताल किया जाता है। कह रहा इसी तरह हिंदी आलोचना समय के साथ बदलती और बढ़ती रही और आज भी साहित्य को सही दिशा दिखा रही है। कौन? हिंदी आलोचना। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा दोस्त, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। और अगर आपको इससे जुड़ी हुई प्रश्नों का लिंक चाहिए होगा तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हो। और उसके साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा चाहिए ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं चार ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% श्योर होने वाला है। मीन्स आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा तो पूछेगा। तो आज का प्रश्न हमारा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि। दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक पद्धति का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा हमारा है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक दृष्टि, ठीक है। और चौथा हमारा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक दृष्टि। मतलब देखिए ये जो चारों प्रश्न है वो अलग अलग व्यक्ति का है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा है कि इसकी आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस प्रकार का उत्तर बताने वाला हूँ कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार से अगर कवियों का नाम रहे वहाँ पे, और अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि आलोचनात्मक दृष्टि बताइए या तो आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालिए, तो बस आपको वही लिखना है, एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। मैं आपको आज ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। वो ट्रिक आपको फॉलो करना है और आपके सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बनाना कैसे है ना। आपको स्टार्ट करना है भूमिका से,
कहाँ से? भूमिका से। और लिखना इस प्रकार से कि हिंदी आलोचना का विकास अनेक विद्वानों और विचारकों के योगदान से हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको लिखना वैसा ही है ना। क्या कह रहा है? हिंदी आलोचना का जो विकास हुआ है वो अनेक विद्वानों और विचारकों के योगदान से हुआ है ना, जिसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये सभी ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया दिशा दी। ठीक है, यहाँ तो ये बताया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये दे दे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक दृष्टि को बताइए, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया दिशा दिया, है ना। यहाँ तक आप लिखिएगा। उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से कि इनकी आलोचना दृष्टि में भले ही कुछ भिन्नताएं हैं लेकिन कुछ समानताएं भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। या तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे लिखिएगा कि इन सभी ने साहित्य को समाज, इतिहास, संस्कृति और मानव जीवन से जोड़कर देखा। इन सभी ने तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर रामविलास शर्मा, इन सभी ने क्या किया है? तो साहित्य को समाज से जोड़कर, इतिहास से जोड़कर, संस्कृति से जोड़कर और मानव जीवन से जोड़ करके देखा है। यहाँ तक आप कॉमन लिख दीजिएगा, एक ही ऐसा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कि सभी में कॉमन क्या चीज़ है, जो चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आलोचना दृष्टि पर प्रकाश। किस पे? आलोचना दृष्टि पे प्रकाश। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन पॉइंट्स और ट्रिक, है ना। किस प्रकार से हम लोग ट्रिक का उपयोग यहाँ पे करेंगे? तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो सभी आलोचकों में क्या करता है? समानता है। जैसा कि पहला, साहित्य और समाज का संबंध। ये जो है ना, चारों आलोचक मानते थे कि साहित्य और समाज का संबंध है ना। तो इसमें से आप कोई भी आलोचक का नाम आ जाए, आप ये पॉइंट डाल सकते हो पहला, कि साहित्य और समाज का संबंध। इस प्रकार से लिखिएगा कि चारों आलोचक मानते थे कि साहित्य केवल कल्पना नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे चारों बारे में बताया गया, लेकिन अगर सिर्फ एक बारे में लिखना तो आपको लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते थे कि साहित्य केवल कल्पना नहीं बल्कि समाज का क्या है? दर्पण है ना। आप एक के बारे में भी लिख सकते हो और सभी के बारे में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट बनाइएगा इतिहास बोध। क्या बनाइएगा? इतिहास बोध। और लिखना है कि इन सब की आलोचना में ऐतिहासिक दृष्टि और परंपरा का गहरा प्रभाव है। अब इन सभी मतलब वो चारों के बारे में कह रहा है, लेकिन अगर आपको स्पेशली किसी के बारे में कहना है तो आपको लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना में ऐतिहासिक दृष्टि और परंपरा का गहरा प्रभाव है। इस प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट खत्म करना है। फिर तीसरा पॉइंट है भारतीय संस्कृति और परंपरा, है ना, जो सभी आलोचकों में सेम है। तो वही लिखा हुआ है कि सभी ने भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति और दार्शनिक दृष्टियों का महत्व दिया। तो अगर आपको एक के बारे में लिखना है तो यहाँ पर लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति और दार्शनिक दृष्टियों का महत्व दिया, ऐसे करके। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 4 वाला भी रहेगा, है ना, 5 वाला भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद 6 वाला भी रहेगा, 7 वाला भी रहेगा। ठीक है, और 7 के बाद आने के बाद, है ना, जब 7 तक आप सेम लिख लीजिएगा पॉइंट, ये पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स बना के आप लिख लीजिए। चाहे कोई भी पॉइंट्स में आ जाए, चाहे कोई भी कवि के बारे में पूछे, आपको इन पॉइंट्स को बना करके जो है ना आंसर लिखना है। तो चलिए अब मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। पहला हमारा पॉइंट था साहित्य और समाज का संबंध। अगर आपको एक कवि के बारे में लिखना है तो कैसे लिखिएगा? तो देखिए दोस्त, कह रहा है कि इन चारों आलोचकों का मानना था कि साहित्य का असली मूल्य तभी समझा जा सकता है जब उसे समाज से जोड़कर देखा जाए। देखिए, इन चारों आलोचकों का यही मानना था कि साहित्य का जो असली मूल्य होता है वो तभी समझा जा सकता है जब उसे समाज से जोड़कर देखा जाएगा तब।
है ना। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको एक के बारे में लिखना है तो आपको लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि साहित्य का असली मूल्य तभी समझा जा सकता है जब उसे समाज से जोड़कर देखा जाए, है ना। कह रहा है वे कहते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह समाज की समस्याओं, संघर्षों और सपनों का दर्पण है। ये कौन कहते थे? तो वो चारों आलोचक कहते थे, लेकिन जिसके बारे में आप लिखोगे उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद पॉइंट बनाइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जैसे संत कवियों को समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक। फिर दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र ने साहित्य को समाज की चेतना से जोड़ा। अब जिसके बारे में आप लिखिएगा उसका पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। तीसरा, डॉक्टर वाजपेयी ने साहित्य में जीवन की सच्चाई को देखा। चौथा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मजदूर, किसान और आम जनता की समस्याओं को साहित्य के केंद्र में रखा। तो जिसके बारे में आप लिखिएगा उसके बारे में यहाँ पे आपको पॉइंट बैठा देना है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे ऐतिहासिक और परंपरा बोध। क्या लिखेंगे? ऐतिहासिक और परंपरा बोध। कह रहा दोस्त कि चारों आलोचकों में इतिहास बोध गहरा था, मतलब ये चारों के चारों इतिहास से डूबे हुए थे, है ना। कह रहा दोस्त कि वे मानते थे कि साहित्य का सही मूल्यांकन तभी संभव है जब उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखा जाए, ठीक। अब देखिए इसमें से अगर एक के बारे में लिखना है तो आपको वही लिखना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी में इतिहास बोध का गहरा प्रभाव था, ठीक है। वे मानते थे कि साहित्य का सही मूल्यांकन तभी संभव है जब उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखा जाए। देखिए क्या कह रहा है कि आलोचना तभी संभव है जब उसके इतिहास को और संस्कृति को जो है ना सेंटर में रखा जाए, उसके संस्कृति को लेकर के और उसके इतिहास को चला जाए, तभी जो है आलोचना संभव है ना। तो ये दूसरा पॉइंट था। इसमें से देखिए अब जिसके बारे में आप लिखिएगा उसका पॉइंट इस प्रकार से लिखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति और पुरानी परंपराओं का गहन अध्ययन किया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर दूसरा आता है नागेंद्र ने साहित्य के विकास को युग और प्रवृत्तियों के हिसाब से देखा। ये दूसरा व्यक्ति का हो गया। तीसरे कवि का यहाँ पे आता है नंद दुलारे वाजपेयी ने साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा को स्पष्ट किया, है ना। और चौथा आता है रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य को भारतीय इतिहास और समाज से जोड़कर विश्लेषित किया। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट आपको खत्म करना है, चाहे कोई भी पॉइंट का नाम क्यों ना आ जाए। फिर तीसरा हमारा आता है भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य। कह रहा है चारों आलोचकों ने, चारों मतलब किसी का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, है ना, उन्होंने भारतीय संस्कृति, आत्मीयता और जीवन मूल्यों को महत्व दिया। किन्होंने? जो चारों आलोचक थे सभी ने, है ना। तो उनमें से किसी का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। कह रहा है द्विवेदी जी ने साहित्य को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ा। किसने? द्विवेदी जी ने, ठीक है। फिर दूसरा हमारा कह रहा है नागेंद्र जी ने भारतीय चिंतन को आधुनिक आलोचकों में जगह दिया। किसको? भारतीय चिंतन को, है ना, आधुनिक आलोचना में क्या किया? जगह दिया। तीसरा हमारा कह रहा है वाजपेयी जी ने संस्कृति और साहित्य के गहरे संबंध को दिखाया। किन्होंने दिखाया? वाजपेयी जी ने, है ना। और चौथा हमारा आता है रामविलास शर्मा ने राष्ट्रीय संस्कृति और सामाजिक क्रांति के पहलुओं पर ध्यान दिया। तो इस प्रकार से आपको तीसरे पॉइंट को समाप्त करना है। अब उसके बाद हमारा आता है चौथा पॉइंट जो हमारा है प्रगतिशील और समाजवादी दृष्टि। क्या है? प्रगतिशील और समाजवादी दृष्टि। लिखिएगा इस प्रकार से कि इन चारों आलोचकों पर, मतलब जो जहाँ पे जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा और लिखिएगा कि इन आलोचकों पर प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव रहा। ये जो आलोचक हैं, जैसे मान लिया रामविलास शर्मा, तो लिखिएगा रामविलास शर्मा आलोचक पर प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव रहा। वे सभी समाज के दबे कुचले वर्ग के पक्षधार थे। मतलब समाज में जो दबे कुचले वर्ग थे, है ना, जिनको हीन नजर से देखा जाता था, उसके पक्ष में थे ये सब कवि लोग, है ना। कह रहा दोस्त कि द्विवेदी जी ने मानवतावाद को महत्व दिया। किसने? द्विवेदी जी ने मानवतावाद को महत्व दिया, उसके तरफ उन्होंने देखा। फिर दूसरा कह रहा है नागेंद्र ने साहित्य में सामाजिक चेतना को स्थान दिया। किसने? नागेंद्र ने। फिर तीसरा हमारा कह रहा है वाजपेयी जी ने साहित्य में जीवन की सच्चाई
और मानवीय संघर्ष को प्रमुखता दिया। किन्होंने? वाजपेयी जी ने। चौथा हमारा आता है रामविलास शर्मा। तो क्या रामविलास शर्मा ने सीधे सीधे वर्ग संघर्ष, मजदूर किसान और समाजवादी दृष्टिकोण को आलोचना का आधार बनाया, है ना। मतलब देखिए उन्होंने जो है सभी के बारे में बताया, ठीक है। वर्ग संघर्ष जो होता है, जो मजदूर किसान और समाजवादी दृष्टिकोण है, सब चीज़ को उन्होंने अपने आलोचना का आधार बनाया और बताया कि कैसे हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में वर्ग संघर्ष होता है, किसान और मजदूरों का शोषण होता है ना। हर चीज़ के बारे में उन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाया। किन्होंने? रामविलास शर्मा ने। तो ये हमारा चौथा पॉइंट यहाँ तक समाप्त होता है। अब पांचवा पॉइंट आता है वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण। कह रहा है चारों आलोचकों ने, अब देखिए जहां जहां चारों आलोचक आएगा वहां पे आपको उसका नाम लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, और अगर सबके बारे में आता है तो इसी प्रकार से आप छाप दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है चारों आलोचकों ने साहित्य की आलोचना में तर्क, प्रमाण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। मीन्स ये जो चारों आलोचक हैं उन्होंने अपने साहित्य की आलोचना में क्या क्या दिया? तर्क मतलब सच्चाई, प्रमाण मतलब सबूत, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, विज्ञान के दृष्टिकोण से जो है ना आलोचना का आधार बनाया। कह रहा है इन्होंने साहित्य को केवल भावुकता से नहीं बल्कि विवेक और विश्लेषण से समझने का कोशिश किया। देखिए इन्होंने जो है ना क्या किया, तो साहित्य को जो है ना सिर्फ भावुकता से नहीं, भावुकता मतलब अपने भाव से नहीं, बल्कि विवेक, बुद्धि से और विश्लेषण, जांच करके जो है ना उसको समझने का कोशिश किया। किन्होंने? तो ये चारों आलोचकों ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पांचवा पॉइंट खत्म होता है। फिर आइएगा छठा पॉइंट में। छठा पॉइंट में लिखिएगा इस प्रकार से कि इन सब की, मतलब छठा पॉइंट हमारा है भाषा और अभिव्यक्ति। क्या है? भाषा और अभिव्यक्ति। इस प्रकार से लिखिएगा कि इन सब की आलोचना में, इन सब की आलोचना दृष्टि में भाषा की शक्ति, अभिव्यक्ति की स्पष्टता को विशेष महत्व है। मतलब देखिए इन्होंने जो आलोचना किया है, इन चारों ने जो आलोचना किया है उसमें से सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो किसका है? भाषा का और अभिव्यक्ति की स्पष्टता का, है ना। आगे लिखिएगा कि द्विवेदी जी की आलोचना भाषा शैली में सौंदर्य और गंभीरता है। द्विवेदी जी की जो आलोचना है और उसकी जो भाषा शैली है वो कैसी है? सौंदर्य है और गंभीरता पूर्वक है ना। दूसरा कह रहा है नागेंद्र ने सरल और तार्किक भाषा का उपयोग किया। सरल मतलब आसान और तार्किक जो सच है उसी के, ठीक है। तीसरा कह रहा है वाजपेयी जी का आलोचना सहज और व्यापारिक है। वाजपेयी जी का जो आलोचना है वो सहज, सहज मतलब आसान है, और व्यावहारिक जो सच है वही, है ना। और चौथा है रामविलास शर्मा की भाषा जोशीली और संघर्षमयी दिखाई देती है, ठीक है। और रामविलास शर्मा का जो भाषा था वो जोशीली मतलब आपके मन में जो है ना, आपके हृदय में जोश भर देगा और संघर्ष करने की भावना जो है आपके अंदर आ जाएगी। ये किसकी भाषा थी? तो रामविलास शर्मा की। तो जिसके बारे में आप लिखोगे उसके पॉइंट्स को आप उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त बारी आती है निष्कर्ष का। मिस यहाँ तक जो है आपके ये जो पॉइंट्स हैं वो कोई भी कवि के बारे में क्यों ना दे दे, आपको सेम प्रकार से उत्तर लिखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ, और निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी और रामविलास शर्मा, चारों आलोचकों की दृष्टि अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ बातों में एक जैसी है। इनकी दृष्टि अलग अलग है लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें से ये सारे जो है ना एक जैसे हैं, है ना। कह रहा इनकी आलोचना में समाज, इतिहास, संस्कृति, प्रगतिशीलता और तार्किकता का समन्वय मिलता है। इनका जो इतिहास रहा है, इनका जो आलोचना रहा है उसमें से समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, प्रगतिशीलता के बारे में और तार्किकता मतलब सच्चाई का जो है ना मेल रहा है, समन्वय रहा है ना। यही कारण है कि हिंदी आलोचना के इतिहास में इनका योगदान जो है वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से दोस्त कोई भी कवि के बारे में अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप आराम से उत्तर दे सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्त आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेजर 13, मेजर 14 और मेजर 15 का VVI क्वेश्चंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर आपको मेजर 12 हिंदी के महासंग्राम वीडियो चाहिए होगा
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।